नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विजन्स एंड वॉइसेस। आज का एपिसोड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे है। दोस्तों, हमारा देश 195 कंट्रीज में से 145th पे रैंक करता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर एक्सेस एंड द हेल्थ केयर क्वालिटी विच इज़ प्रोवाइडेड इन इंडिया, और 66 पोजीशन पे ग्लोबल हेल्थ केयर इंडेक्स पे। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताते हैं कि कहाँ हम होल्ड बैक कर रहे हैं और कहाँ हम स्टैंड आउट कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ में और हमारे हेल्थ केयर की क्वालिटी में। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विपिन त्यागी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर विपिन इज द सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, हेड ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूनिट, एंड ऑल्सो एंड इम्पॉर्टेंटली द डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक सर्जरी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। आज हम सिर्फ डॉक्टर विपिन के एक्सपर्टीज और उनके एक्सपीरियंसेस की बात नहीं करने वाले। आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे एक रोबोटिक सर्जरी का असर पेशेंट्स, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर के फ्यूचर पे पड़ता है। डॉक्टर विपिन इंडिया में वर्ल्ड लीडिंग इनोवेशन लाए हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। सो बिना किसी देरी के आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। डॉक्टर विपिन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। And it is surprising to know all the stats which you have shared, that in spite of having so good health care, mainly in the metro cities, we are still lags behind and stood 145th. And for that, we need to work more harder than what we are doing right now. Eventually, yes, growth is necessary here. Yes. So, can you please start with आपकी ये journey into the medical practice, ये कैसे start हुई? So, medical practice जब आप 12th पास करते हैं तो कई बार आपके अपने सपने होते हैं, कई बार आप पेरेंट्स की बातें सुन लेते हैं। तो मैंने अपने पेरेंट की बात सुनी, उन्होंने बोला कि आई वांट यू टू बी अ डॉक्टर। तो मैंने MBBS किया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। उसके बाद मैंने MS किया MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से। दैन कुछ दिनों के लिए मैं चंडीगढ़ PGI में था फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, and then I did my super specialization in Sir Gangaram Hospital. 2009 when I passed out proudly and fortunately I was the All India ranker 1 and got the prestigious Dr. H.S. Bhatt Gold Medal. And since 2009, I keep on doing work in Gangaram Hospital in the Department of Urology and Kidney Transplant. So I feel myself lucky because मैं हिंदुस्तान के उन गवर्नमेंट और उन प्राइवेट जगह से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी नॉलेज ली है जो प्रेस्टिजियस हैं. So they contributed a very big things in my life. जी, एंड सर इस पूरे आपके प्रैक्टिस की जर्नी में हाउ डिड रोबोटिक सर्जरी पर्टिकुलरली स्टैंड आउट फॉर यू? So I tell you, I should not say it is a story, but yes, it is a bit of a short things happen in my life. If it's a story you can go ahead with it. बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं. So in 2009 when I passed my DNB in urology, at that time AIMS has just acquired the robot. और किसी एक कॉन्फ्रेंस में हम वहाँ पे गए और हमने जब रोबोट को देखा तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे एक खूबसूरत लड़की को हमने देखा हो जो हमसे बहुत दूर है, जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं. एंड बट दैट थिंग सून आई रियलाइज ऑल्सो कि अगर मुझे यूरोलॉजी में कुछ स्टैंड आउट करना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर मैं किसी ऐसी चीज़ को करता हूँ जो ऑलरेडी हो रही है तो आई कैन नॉट बी स्टैंड आउट, आई कैन नॉट बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी आर टॉकिंग दिस पॉडकास्ट. सो वो मुझे रियलाइजेशन 2009-2010 में हुआ कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट. और उस समय डिफरेंस था रोबोटिक, जो उस समय अपने इन्फेंसी फेज में था. बिकॉज 2006-7 में इंडिया में पहला रोबोट आया था एम्स में, और उसके बाद 2010 में गंगाराम में रोबोट आया. सो दैट ऑल्सो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि आई शुड गो टुवर्ड्स रोबोट. तो एक होता ना कि आपने एक लड़की को देखा जो आपको बहुत खूबसूरत लगी और पता चला कि वो लड़की अब आपके पड़ोस में रह रही है. So obviously you will vouch for that girl. So the same thing happens with me. से मांगो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में मिल जाती है. You can same that I love robot, and in 2009 I saw the robot in some other hospital, and in 2011-12 my hospital bought the robot. So I got this opportunity to work on the robotic things, and that's how I indulge into the new technology. काफ़ी हमारे दर्शक ऐसे, काफ़ी हमारे व्यूअर्स हैं जिनको they don't know about robotic surgery. So what is robotic surgery and इसकी हिस्ट्री क्या है? Like how far back does it go? शुरू कहाँ से हुआ? Right. So देखिए, जब रोबोट सर्जरी की बात होती है, जब मैंने 2009 में रोबोट सर्जरी का नाम पहली बार सुना तो मुझे भी लगा कि एक रोबोट होगा जो अपने आप सर्जरी करता होगा. बट देन आई रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है. रोबोट एक मशीन है जो डॉक्टर के कंट्रोल में रहता है
और जो भी कमांड डॉक्टर दे रहा होता है, जिस तरह की मूवमेंट डॉक्टर या सर्जन कर रहा होता है, वो रोबोट उस तरह की मूवमेंट्स को फॉलो करता है। हमें सुनने में लगता है कि ये बहुत नई चीज़ है, बट इस नई चीज़ की बुनियाद बहुत साल पहले रखी गई थी। In 1970 there was a project which was started by some medical devices company, US Army and the NASA। और उनका आइडिया ये था कि यूएस में अगर आप हिस्ट्री बैठ के देखेंगे तो अमेरिकन अपनी सॉइल पे लड़ाई नहीं लड़ते, हाँ जी। कभी गल्फ में लड़ रहे होते हैं, तो कभी यूरोप में लड़ रहे होते हैं, तो कभी वियतनाम में लड़ रहे होते हैं। एंड व्हेन दे एनालाइज दे फाउंड कि 20-30% उनकी कैजुअलिटीज़ ऐसी थी जिनको अगर टाइमली मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशन मिल जाता तो शायद वो कैजुअलिटीज़ प्रिवेंट की जा सकती थी। सो उसी हिसाब से उन्होंने 1970s में नासा एंड यूएस आर्मी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया टू फाइंड समथिंग कि आप अमेरिका में बैठे बैठे वियतनाम में या गल्फ कंट्रीज़ में सर्जरी कर दो। वो प्रोजेक्ट, वो टेली रोबोटिक थिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट उस प्रोजेक्ट में कंक्लूजन ये निकला कि वी कैन डिवाइस अ आर्म जो सर्जन के हाथों के मूवमेंट को फुलफिल कर सकता है फॉलो करने में इन अ रियल टाइम, कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ वैसे वैसे मेरे रोबोटिक आर्म्स के भी हाथ हिले। दैट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ द रोबोटिक सर्जरी। ओके। धीरे धीरे इसमें बहुत रिफाइनमेंट हुआ। रिफाइनमेंट होते होते इन द टर्न ऑफ द सेंचुरीज इन अबाउट 2000 द रोबोटिक सर्जरी केम इनटू एग्जिस्टेंस and it started primarily in the United States, then in Europe, and India is not far behind. In India, the robotic surgery started in the year 2006 and 7. So जब लोग कई बार बात करते हैं कि ये बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, so जो टेक्नोलॉजी 1970 में बननी शुरू हुई, 2000 में काम उस पर होना शुरू हो गया, 2012 से मैं कर रहा हूँ, तो वो कोई नई चीज़ नहीं हुई। इफ़ समथिंग विच आई एम डूइंग फॉर 13 years for me, that is not a new thing. It is a established thing. Yes, अवेयरनेस लोगों को उस बारे में नहीं है। So, as an experiment back in 1970s, as an experiment शुरू हुआ, and one thing led to another, and finally after years of experiments, after years of study कि ये चीज़ को practically apply किया जा सकता है, then when it actually came out कि robots are actually functional in the healthcare sector. Yes, और उसके एडवांटेज भी हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सर्जरी जब स्टार्ट हुई थी तो क्या होता था, सर्जन खड़ा होता था, एक पेट में चीरा लगाता था या जिस भी एरिया की उसको सर्जरी करनी है वहाँ पे कट लगाता था, अपने हाथ को अंदर डालता था क्योंकि उसे हाथ से काम करना होता था जी। राइट। सो प्राइमरी इंटेंशन ऑफ गिविंग अ कट इज टू पुट द हेड इनसाइड द बॉडी। यही प्राइमरी इंटेंशन था। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कट ना लगाना पड़े और मेरे हाथों के मूवमेंट कोई भी मशीन फॉलो कर ले बॉडी के अंदर जाके, तो आई एम डूइंग द सेम थिंग विदाउट गिविंग एनी इंसिजन। इसको बीच में ओवरकम करने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं 1990। यस, लेप्रोस्कोपी। यस, यहाँ पे हम छोटा सा एक छेद करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं। यस। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ की तरह नहीं चलता था जी। इट इज़ मोर लाइक कि मैं आपको बोलूँ कि चॉपस्टिक से नूडल्स खा लो, सो यू नीड टू बी स्किल्ड। You still need to know कि चॉपस्टिक कैसे पकड़ते हैं। Yes, and it is not an easy thing to do. Yes. Right? So लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की अपनी एक लिमिटेशन थी। उसमें जो आपको विजन मिलता था वो 2 डायमेंशनल मिलता था। आपके इंस्ट्रूमेंट रिजिड होते थे तो उनके मूवमेंट सिर्फ 4 ही मूवमेंट होते थे, या तो आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे या ऐसे ऐसे घुमाएंगे, बस। तो बहुत सारी सर्जरीज में वो लिमिटेशन हमें लगती थी। रोबोट में क्या हुआ, वही जो लेप्रोस्कोपी के की होल थे उन्हीं के थ्रू इंस्ट्रूमेंट जा सकता है, और रोबोटिक आर्म के थ्रू जो मूवमेंट में बैठ के पेशेंट को मुझे टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक कंसोल होता है, सर्जिकल कंसोल, जिस पे सर्जन बैठता है, सामने एक स्क्रीन होती है, उसको बोलते हैं सर्जन कंसोल। स्क्रीन होती है, जॉयस्टिक जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, एंड कुछ पैडल्स होते हैं जो हमें कंट्रोल करने पड़ते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट के अंदर जाता है थ्रू अ की होल। ओके। और रोबोटिक आर्म जो होती है वो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में डॉक हो जाती है। ओके। तो अब जैसे जैसे मैं अपने हाथ को यहाँ पे मूव करूँगा वैसे वैसे वो वहाँ पे हाथ मूव होंगे। तो अब मैं वही चीज़ कर पा रहा हूँ जो मैं पहले कट करके करता था विदाउट गिविंग एन इंसिजन। सेकेंडली, जितनी भी चीज़ें मैं अपनी ह्यूमन टेंडेंसी से कर पाता हूँ उनसे भी बेहतर मैं शायद रोबोट से कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे रोबोट में मैग्नीफाइड दिखेगा। रोबोट विल गिव मी अ विजन ऑफ विच इज़ 15 times और 17 times मच मोर देन माई नॉर्मल विजन। जब मैं रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ तो मुझे 3 डायमेंशनल दिखेगा। Right? So the primary difference between laparoscopy and the robotic surgery is कि आप laparoscopy में 2 dimensional देखते हो and robotic में 3 dimensional. So I will put in a different way. So there is a difference between the open surgery and robotic surgery, and there is a difference between laparoscopic and
रोबोटिक सर्जरी। जब हम ओपन से कंपेयर करते हैं तो पहला डिफरेंस है कि हमें कट नहीं लगाना पड़ रहा। ओके। दूसरा डिफरेंस है कि ओपन में हमें अपनी आंखों से हमें देखना पड़ता है, यहाँ पे हमें मैग्नीफाइड दिख रहा है। या ओपन सर्जरी में जब हम सर्जरी करते हैं तो हमारे हाथों में एक अननेचुरल ट्रैमर्स होते हैं। अगर आप अपने हाथ को स्ट्रेच करोगे, आपका हाथ थोड़ा सा ट्रैमर थोड़ा करेगा। करेगा, यस। वो ट्रैमर्स होते हैं, प्लस जो सर्जन होता है उसे खड़े होके ऑपरेट करना पड़ता है। एर्गोनॉमिकली वो बेटर नहीं होता है। रोबोटिक सर्जरी में क्या हो रहा है, आपको मैग्नीफाइड दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके ट्रैमर खत्म हो रहे हैं। नंबर 3, आप बैठ के आराम से ऑपरेट कर सकते हो, आपको पेशेंट के साइड में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में बाय दिस एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी स्टैंड आउट। नाउ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी आप की होल डाल रहे हो, बट जो इंस्ट्रूमेंट आप अंदर डाल रहे हो वो रिजिड होते हैं। सेकेंडली, उनको आपको पेशेंट के साइड में खड़े होके हाथों से ऐसे चलाना पड़ता है। अब सोचो, अगर मैं 4 घंटे से अपने हाथ को ऐसे रखूंगा, फिजिकल स्ट्रेन हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी। यस। इन रोबोटिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपी में 2D विजन दिखता है। नाउ एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक में क्या हो रहा है, मिनी होल ही जा रहे हैं, की होल। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके सारे उन मूवमेंट्स को फॉलो करेगा जो हाथ कर सकता है। तो इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रोबोट के, उनको हम बोलते हैं एंडो रिस्ट, यानी वो रिस्ट मूवमेंट के इंस्ट्रूमेंट। एंडो रिस्ट, राइट। आपको लेप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में 3D दिख रहा होता है, और चूंकि आपको ऐसे करके ऑपरेट नहीं करना है तो वो एर्गोनॉमिकली ज़्यादा कंफर्टेबल है। So any time, any day you would prefer robotic surgery over laparoscopy? डेफिनेटली। इसमें मैं एक छोटा सा और आपको एक फैक्ट बताता हूँ। देखिए, एज अ सर्जन आई फील दैट वी आर द मोस्ट स्किल्ड आर्टिस्ट अराउंड। रीज़न बीइंग कि हमें एक सर्जरी करनी है जो हमेशा परफेक्ट होनी चाहिए, जो हमेशा इन अ प्रिसाइज मैनर होनी चाहिए, right? And patient needs safety also, and patient need quality also. So whatever we are doing is the most skilled artwork in the world. But we are human beings, and human beings are not the best creatures. हमसे ज़्यादा आंखें टाइगर की ज़्यादा तेज होती हैं, हमसे ज़्यादा स्मेल एक बर्ड की हो सकती है, एक डॉग की हो सकती है। So बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मेरी आंखें लिमिटेड देख सकती हैं, मेरा हाथ लिमिटेड काम कर सकता है, राइट। मेरी एर्गोनॉमिक्स लिमिटेड हो सकती हैं। इन सब को कम करने के लिए हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और वो टेक्नोलॉजी क्या हुई, रोबोटिक्स, विच इज़ वे मोर प्रिसाइज। यस। जितना प्रिसिशन एक हमें रोबोटिक आर्म से मिलता है ड्यूरिंग अ सर्जरी, डू यू थिंक द पेशेंट इज गेटिंग द सेम लेवल ऑफ कंपैशन जो ओपन सर्जरी में मिलता है? आई फील येस, बिकॉज किसी भी सर्जन के लिए सर्जरी इज समथिंग विच इज़ मोर पैशनेट। हाउ ही डूइंग इट इज़ नॉट। यस, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में आपको ईगो को हर्ट होता है। तो जब ओपन सर्जरी होती थी तो एक स्टेटमेंट होता था, बिग सर्जन्स गिव बिग इंसिजन। दिस इज अ ईगोस्टिक थिंग। आई एम अ बिग सर्जन, आई गिव अ बिग इंसिजन। देन गेम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब आई तो लोग बोलते थे नहीं नहीं दिस ये तो बेकार चीज़ है, की होल से कैसे किया जा सकता है सर्जरी को। दैट हिट्स द ईगो ऑफ ओपन सर्जन। एंड फ्रॉम 1985 to 1995 लेप्रोस्कोपी हैज सरपासेस द ओपन सर्जरी। तो जब रोबोट आया, तो जब मेरे पास भी रोबोट आया था तब मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता था। लेप्रोस्कोपी को लेके सेम फीलिंग। तो मुझे लगता था कि यार आई हैव एक्वायर्ड अ स्किल नाउ बिकॉज ऑफ द रोबोट, एवरीबडी कैन डू अ सर्जरी। यस। सो वो हिट तो करता है आपके ईगो को, बट एट द एंड यू आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट बाई वर्च्यू ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जैसे हम ओपन सर्जरी में क्या करते हैं, हम आज से 20 साल पहले, नॉट ओपन सर्जरी, आज से 20 साल पहले मेन इंटेंशन होता है ट्रीटमेंट का क्वालिटी एंड सेफ्टी। कि गॉल ब्लैडर निकालने जा रहे हो, आप गॉल ब्लैडर निकालो, पेशेंट सेफली वापस आ जाए। प्रोस्टेट निकाल रहे हो, प्रोस्टेट निकालो, सेफली वापस आ जाए। अब क्या हो गया है, इट शुड बी मिनिमली इन्वेसिव, जितना कम से कम कट लगे। इट शुड बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। प्रिसाइज, यस, राइट। इट शुड बी ऑप्टिमाइज्ड। व्हेन आई से ऑप्टिमाइज, कि पेशेंट आ जाए, कल घर चला जाए, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। ओके। वो अपने काम में लग जाए। तो नाउ क्वालिटी और सेफ्टी के साथ ये 3-4 फैक्टर्स और आ गए हैं, और इन सब फैक्टरों को एड्रेस करने के लिए वी नीड टू यूज अ टेक्नोलॉजी। वेल, ये एक मेरा थोड़ा एक पर्सनल, मैं वंडर कर रहा था, जो सूचरिंग प्रोसेस होता है किसी भी वुंड का, डू यू थिंक रोबोटिक सर्जरी या फिर रोबोटिक्स के थ्रू दैट कुड बी परफॉर्म बेटर? डेफिनेटली। उसका रीज़न भी है। जैसे अगर आप मेरे हाथ को देखें, हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है, इस पॉइंट से मैं अपने हाथ को सिर्फ इस पॉइंट तक घुमा सकता हूँ, मैक्सिमम 180 डिग्री, थोड़ा बहुत और ज़्यादा। तो जब आप सूचर करते हो तो आप यही मूवमेंट कर रहे हो।
यस रोबोट से मैं ये पूरा मूवमेंट 360 डिग्री कर सकता हूँ. सो इट विल बी मोर प्रिसाइज. तो यस, suturing become easier as compared to open and laparoscopic surgery when we are doing by a robotic means, but that not a universal thing. There are certain indications. You cannot use robot for everything. Yeah, that's true. So, have people or any patient hesitated in front of you? Has anyone ever done that? Yes, many times. मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम रोबोटिक सर्जरी यूज़ करते हैं वो कैंसर पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं. सपोज कि किडनी कैंसर का पेशेंट आया और हमने उसको ऑफर किया कि आई कैन डू अ रोबोटिक सर्जरी, तो कई बार वो बोलता है डॉक्टर साहब रोबोटिक छोड़ो, आप ओपन कर दो, मैं तो चाहता हूँ पूरा कैंसर निकल जाए. तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये रोबोट करेंगे, छोटे से इंसिजन से करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि पूरा कैंसर ना निकले. तो एक तो ये बहुत बड़ी मिथ या उनका थॉट प्रोसेस होती है जिसको हमें करेक्ट करना पड़ता है. दूसरा होता है कि डॉक्टर साहब आप तो ओटी में रहोगे ना. It is not an autonomous system. It is just following my command. It is more like for a young persons like you playing on a PlayStation. कि आपके पास जॉयस्टिक होती है, आप जैसे जैसे मूव करेंगे प्लेयर अपने आप मूव नहीं करने वाला है. वो अपने आप मूव नहीं करेगा, आपको जैसे जॉयस्टिक मूव करोगे वैसे वैसे मूव करेगा. तो इट इज़ अ सर्जन हु इज़ परफॉर्मिंग द सर्जरी. दिस इज़ नॉट द रोबोट हु इज़ परफॉर्मिंग द सर्जरी. तो इसको हम बहुत टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं मास्टर स्लेव सिस्टम. Master is the surgeon and slave is the robot. Yes. So, do these robots, are they like computers? खुद में एक कंप्यूटर होते हैं या फिर are they anyway connected to the artificial intelligence AI? हम जैसे आज बहुत सब सुनते हैं AI हर चीज़ में इन्वॉल्व है. तो क्या हम देख सकते हैं कि हेल्थ केयर में भी AI आएगा या फिर एग्जिस्ट करता है? रोबोट आर, आई शुड नॉट से दे आर कंप्यूटर, दे आर कंप्यूटराइज्ड. सो अगर मैं बहुत टेक्निकल वर्ड में जाऊँ तो जितने भी हम मूवमेंट करते हैं एट द कंसोल, दैट मूवमेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर, कन्वर्टेड इनटू सम कोडिंग थिंग्स, एंड देयर आर 4 pulleys which are on the instrument. Okay. Those pulleys take all the movement from the console onto the robotic arm, and those movements will be replicated in the patient's inside the abdomen. So it is a computerized thing. A lot of coding is being done, But not autonomous. not autonomous. Okay. Second question about the AI. AI is happening everywhere. Yeah. So पहला तो मिसनोमर ये हटा देता हूँ कि रोबोट इज नॉट AI. So lots of things are happening in the field of AI, in medical field, but not directly on the robot. Okay. बहुत सारी रोबोट के साथ में एसोसिएटेड हो रही हैं AI टेक्निक्स. अभी जो AI का यूज़ होता है वो स्टैटिक AI का यूज़ होता है. व्हेन आई से स्टैटिक AI मीन्स रेडियोलॉजी में यूज़ होता है टू गिव प्रेडिक्शंस अबाउट some disease outcomes. सर्जरी में AI का जो यूजेस हैं वो अभी मोर एक्सपेरिमेंटल है, एंड आई फील दैट बाय द in 2, 3, 4, 5 years those AI things will come into the picture even in the surgical part also. If you're talking about the future, तो ये जो सर्जिकल रोबोटिक्स का जो पूरा फील्ड है, ये डू यू थिंक ये 10 साल बाद 15 साल बाद पूरा इंडिया कैप्चर करेगा या फिर वर्ल्ड कैप्चर करेगा? बिकॉज दिस इज समथिंग क्रूशल. अगर इतनी किसी की प्रिसाइज मूवमेंट है जो कि हर डॉक्टर हर सर्जन परफॉर्म नहीं कर सकता, इफ समथिंग इज सो प्रिसाइज एंड कुड बी सो हेल्पफुल फॉर द पेशेंट, फॉर द ह्यूमंस, एनीवन, तो वो चीज़ ग्रो करेगी. सो आपके उस पर क्या थॉट्स हैं? डेफिनेटली ग्रो करेगी, एंड आई विल से दैट कि मैं ऐसे बताता हूँ, इन 2006-7 इंडिया गॉट द फर्स्ट रोबोट. Yeah. Right now we have approximately 250 robots, nearing about 300 robots. Oh, that's great. Right. NCR दिल्ली में अगर हम बात करें तो अब हर मेजर हॉस्पिटल के पास में रोबोट है. They are corporate hospitals. They are working for getting the benefit. तो अगर उनको फ़ायदा नहीं दिख रहा होता तो शायद रोबोट में इन्वेस्ट भी नहीं करते. So, Dr. Vipin, I had this another question. ऐसी कौन सी स्पेसिफिक सर्जरीज हैं या फिर मेडिकल स्पेशलिटीज़ है जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी एक गेम चेंजर है, जहाँ पे वही एक लौता लाइक रास्ता है, इट्स द ओनली वायबल ऑप्शन फॉर यू और फॉर द पेशेंट? सो गुड क्वेश्चन, बिकॉज रोबोट सबके लिए नहीं है. तो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज़ हैं, ऐसे इंडिकेशंस हैं जहाँ पर रोबोट का बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज है. सो मैं आपको एग्जांपल ऐसे देता हूँ. जब मैं MBBS करता था, अगर किसी को कैंसर प्रोस्टेट होता था तो ये बोला जाता था कि सर्जरी तो नहीं हो सकती, बिकॉज सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन. जब मैं MS करता था तो थोड़ी सी तरक्की हुई साइंस में, सर्जिकल फील्ड में, तो ये होता था कि ओपन सर्जरी करेंगे प्रोस्टेट का, और ओपन सर्जरी में भी पेशेंट आता था, ऑपरेट होता था, हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में रहता था और ज़िंदगी भर उसको यूरिन लीक होता रहता था. तो जब हम MS करते थे हम ये सोचते थे ये सर्जरी नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इज़ नॉट सेटिस्फाइड.
जब मैं डीएनबी में आया, अपना यूरोलॉजी सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहा था, तब लेप्रोस्कोपिक रेडिकल प्रोस्टेट किया जाता था। बहुत ही टायरिंग सर्जरी होती थी, 3-4 घंटे चलती थी, समझ कुछ आ नहीं रहा होता था, ना करने वाले को ना देखने वाले को। फिर हमें लगता था कि नहीं यार, मैं ये सर्जरी नहीं करूँगा। इन यूनाइटेड स्टेट्स वेयर आई डिड माई रोबोटिक ट्रेनिंग, जब मैं वहाँ गया, जब मैंने किसी को वहाँ रेडिकल प्रोस्टेट करते हुए देखा, मैंने बोला यार दिस इज़ समथिंग डूएबल, एंड दिस इज़ डूएबल बिकॉज ऑफ द रोबोट। बिकॉज प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर है? आपके नाभि के नीचे, जो हमारी कूल्हे की हड्डी होती है उसके अंदर। तो वहाँ पे जब हम ओपन सर्जरी करते थे हमें दिखता ही नहीं था। नाउ बिकॉज ऑफ द रोबोटिक थिंग्स वी कैन गो इनटू दैट लिमिटेड पेल्विक स्पेस, टेक आउट द प्रोस्टेट एंड डू द सर्जरी इन अ लिमिटेड मैनर। ओके। अब उसका एडवांटेज क्या हुआ है कि इंडिया में, अगर मैं आपको डेटा बताऊं, बिफोर 2010 और आफ्टर 2010 रेडिकल प्रोस्टेट यानी कि कैंसर प्रोस्टेट के होने रोबोटिक सर्जरी हैज इंक्रीज मोर देन 50%। मेरी खुद की लिस्ट, यस, मेरे खुद की लिस्ट में एवरी वीक आई डू अबाउट 1 or 2 रेडिकल प्रोस्टेट, विच इन ड्यूरिंग माई MBBS इज नथिंग, नोबडी इज डूइंग। ड्यूरिंग माई MS साल, पूरे 3 साल में 2 या 3। ड्यूरिंग माई DNB इट इज़ हैपनिंग once in a month. Now it is happening once every week and more than that actually. Patient admit होता है on the day of surgery and patient is discharged 1 or 2 days after the surgery. Urine leakage खत्म हो गया है. So now this is how effective the robot is. एक डिजीज के ट्रीटमेंट का स्पेक्ट्रम चेंज कर दिया. एंड आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था ऑप्टिमाइज्ड. यस, हाउ ऑप्टिमाइज्ड इट इज. यस. सेकेंडली, वन ऑफ द थिंग इज कि जब हम MBBS करते थे तो किडनी ट्यूमर अगर होता था किसी भी किडनी में, चाहे वो 1 सेंटीमीटर को, चाहे वो 4 का हो, चाहे वो 8 का हो, चाहे वो 12 का हो, इलाज होता था रेडिकल नेफ्रेक्टमी, यानी पूरी किडनी को निकाल दो. भाई कैंसर है, पूरी किडनी को निकालो, हम किडनी नहीं बचाएंगे. 2000 तक आते आते ये हुआ कि किडनी को निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ ट्यूमर को निकालें और किडनी को बचा लें. बट वो ऑपरेशन जो किया जाता था वो इतना बड़ा चीरा हमारे पेट पे लगता था. जब रोबोट आया, ओपन सर्जरी, जब रोबोट आया तब सिर्फ 3-4 छेद होते हैं. हाँ. हम अंदर जाते हैं, सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं और किडनी को बचा लेते हैं. कल मैंने एक ट्यूमर ऐसी किया जो 4 सेंटीमीटर का था. आज पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कल मैं उसको डिस्चार्ज कर दूंगा और ना मुझे कोई कट लगाना पड़ा. शी विल बी गुड, शी विल बी गुड इनफ टू स्टार्ट हर नॉर्मल एक्टिविटीज विद इन अ वीक एंड शी गॉट रिड ऑफ हर कैंसर एज वेल. सो जो कैंसर के बारे में लोगों की डरावनी चीज़ें होती थी, एक तो ठीक है ट्रीटमेंट इम्प्रूव हुआ है, दूसरा हमने ट्रीटमेंट को इतना मिनिमली इन्वेजिव बना दिया और प्रिसाइज बना दिया है कि उससे होने वाली तकलीफें भी पेशेंट को बहुत कम हो गई. तो सोचो कि पेशेंट के कॉन्फिडेंस पे कितना बड़ा फर्क पड़ता हो. बहुत फर्क पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा. राइट. थर्ड एग्जाम्पल, पहले कैंसर ब्लैडर के जो ऑपरेशन होते थे उसमें इतना बड़ा चीरा लगता था पेट में, हम यूरिनरी ब्लैडर को निकालते थे, फिर इंटेस्टीन से एक नया ब्लैडर बनाते थे, उसमें किडनी को जोड़ते थे. इट्स अ लेंदी प्रोसीजर एंड गेम चेंजिंग प्रोसीजर. पेशेंट महीने भर तक एडमिट रहता था. किसी को इंसिजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो रही है, किसी को ब्लड लॉस हो रहा है, किसी को वुंड इन्फेक्शन हो रहा है. तो ये नॉर्मल चीज़ें थी. आपको ऐसे बताऊँ सिंपल डेटा कि रेडिकल सिस्टेक्टमी जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसका कॉम्प्लिकेशन रेट वाज अबाउट 20 to 30% ओपन में, यानी कि 100 में से 20 से 30 मरीज में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगी. पिछले 10 साल से मैं वो प्रोसीजर रोबोट से करता हूँ. सिर्फ 5 छेद होते हैं, आपका पूरा ब्लैडर निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन से नया ब्लैडर भी बनाया जाता है, उसमें किडनी को भी जोड़ दिया जाता है और उसके रास्ते को बाहर भी निकाल दिया जाता है. पेशेंट इज एडमिटेड फॉर 4 to 7 days. Complication rate has decreased to 15 to 18%. Oh, that's good. And that's become a game changer. अगर रोबोट नहीं आता तो शायद मैं पर्सनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, इन 3 सर्जरीज के बारे में कभी नहीं सोचता. या सोचता तो ये सोचता कि ये बड़ी सर्जरी होती है, मुझे भी इतना बड़ा कट लगाना पड़ेगा. ये पॉसिबल है. यस. सो आई इन्वेस्टेड इन दीज सर्जरीज बिकॉज आई हैव अ रोबोट इन माई हैंड. अगर मेरा स्लेव इंटेलिजेंट होगा तो मैं ज़्यादा अच्छा मास्टर रहूँगा. That's true. Yes. Effectively, you're gonna perform better surgeries and वो एक once again the whole optimization कि एक patient कितनी जल्दी recover हो रहा है and the patient they are satisfied in the end. बिल्कुल. So I actually read that you are a senior consultant of urology at Sir Ganganam Hospital. So in the field of urology only, urology में ही robotics कितने क्रूशल हैं, कितने इफेक्टिव हैं एंड उनके क्या होल्ड बैक्स हैं अभी?
सो पहली चीज़ कि किसी भी रोबोटिक प्रोग्राम में मतलब रोबोट इज़ नॉट जस्ट एक्सक्लूसिव टू यूरोलॉजी. रोबोटिक सर्जरी जनरल सर्जन भी कर सकते हैं, जीआई सर्जन भी कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, थोरेसिक सर्जन भी कर सकते हैं, कार्डिक सर्जन्स भी कर सकते हैं, और डिफरेंट और फील्ड के सर्जरी में भी यूज़ की जा सकती है. बट प्राइमरी फैक्टर ऑफ रनिंग अ रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट इन यूरोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले रोबोट का यूज़ होना यूरोलॉजी में ही शुरू हुआ था फॉर कैंसर प्रोस्टेट फ्रॉम इनिशियल डेज. सेकेंडली जो किडनी, जो हमारा यूनिटी ट्रैक्ट सिस्टम है, वो एनाटॉमिकली ऐसी जगह पे है जहाँ पे या तो हमें बड़ा कट लगाना पड़ेगा या यहाँ पे एक्सेस बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ नॉट एक्सपोज. जैसे हमारा ब्लैडर, प्रोस्टेट या हमारी पेल्विक बोन्स के अंदर आ जाता है, किडनी पीछे की तरफ आ जाती है, तो या तो हमें कट लगाना पड़ेगा बड़ा सा, या हमें एक्सेस की डिफ़िकल्टी है. उन डिफ़िकल्टी को रोबोट बहुत अच्छे से ओवरकम कर देता है. सो दैट द रीज़न यूरोलॉजी सर्जरी में रोबोट का सबसे अच्छा यूज़ किया जाता है. और कोई भी रोबोटिक प्रोग्राम विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोलॉजिस्ट बहुत सेल्डमली चलता है. Why is it like that कि एक रोबोटिक सर्जरी की कॉस्ट एक ट्रेडिशनल सर्जरी से इतनी ज़्यादा रहती है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी ऑलवेज इज़ कॉस्टली, राइट. सो रोबोट आज की दुनिया में इस समय इंडिया में लिए रोबोट 5 या 6 रोबोटिक कंपनीज हैं, और अगर आप रोबोट खरीदने के लिए जाते हैं तो दैट कॉस्ट यू अबाउट फ्रॉम 10 करोड़ to 25 करोड़. सो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, बिग अमाउंट, राइट. सो उस इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियली यू नीड टू have that investment back also. So for that reason it is a costly affair. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, से आज से 5 साल पहले सिर्फ एक ही कंपनी होती थी मार्केट में ग्लोबली. अब मैं जानता हूँ कम से कम 100 कंपनियां काम कर रही हैं जो नए रोबोट डेवलप कर रही हैं. इंडिया में 6 रोबोट ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो उनके आने से द कॉस्ट डेफिनेटली विल कम डाउन, नॉर्मलाइज. यस. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज से 5-10 साल बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरी विल बी डन बाय रोबोटिक वे रादर देन लेप्रोस्कोपिक वे. If it's effective, तो I think every hospital should have a robot अगर effective है. Yeah, it's you can make a comparison with mobiles. In 95-96 when the mobiles came, instrument handset महंगा होता था, incoming महंगी होती थी, outgoing महंगी होती, तो उस समय हम जैसे लोगों को मोबाइल हाथ में रखना इज लग्जरी फील होती थी. बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आज इनकमिंग भी फ्री है, आउटगोइंग भी फ्री है, चाहे आप रोमिंग में जाओ चाहे आप इंडिया में रहो. सो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, डेफिनेटली द प्राइस रेंज ऑफ द रोबोटिक सर्जरी विल डेफिनेटली कम डाउन. डॉक्टर, आई हैव दिस अ लिटिल इंट्रिगिंग स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है बड़ा. आपके पास कोई ऐसा केस है लाइक विच इज रियली रियली लाइक पर्सनल टू यू कि दिस केस वाज योर अश्योरिटी कि हाँ भाई रोबोटिक्स इज द फ्यूचर? So I have 2 cases. In fact, one of the case I operated in way back in 2013. He was a 5-year-old female child. She came to me with some problem जहाँ पे ब्लैडर से यूरिन बैक जाता है किडनी में, उसको रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, और उसको सर्जरी करानी थी. And definitely female child. So being a female child, the parents are very apprehensive कि एक कट लगेगा, और वो हमने पहले काउंसिल करने की काफ़ी कोशिश की कि कट ऐसी जगह पे होता है जो दिखता नहीं है, और ये पेशेंट की जान के लिए ज़रूरी है, बट दे आर वेरी रिलेक्टेंट टू गेट द सर्जरी. वो समय था जब मैं रोबोटिक सर्जरी में वेंचर कर रहा था. सो एट वन मोमेंट ऑफ टाइम, 1-2 मीटिंग के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कैन यूज़ द रोबोट फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट. सो वी डिड द रोबोटिक सर्जरी ऑन दैट फीमेल. And this was back in 2013. So that time that girl was 5 or 6 year old, and that was one of the first cases of pediatric use of robot in India. तो अभी पिछले हफ्ते there was a patient, a couple come to my OPD, and I feel कि यार कुछ देखे पहचाने लग रहे हैं, and then she said कि आपने मेरी बेटी का ऑपरेशन किया था जब वो 5 साल की थी, तो 2013 अब she is about 17-year-old. And I asked कि अभी कोई निशान दिखता है? बोला डॉक्टर साहब कोई निशान नहीं दिखता. So happy to get the surgery done by you and by robot. They came back because they trust you as well. Yes, उनके लिए उस ज़माने में भी रोबोट को अफोर्ड करना बहुत आसान चीज़ नहीं थी. So they are not from a very good socio-economic status. But सिर्फ एक फीमेल चाइल्ड की स्टिग्मा को कि कट ना लगे, उन्होंने इस सर्जरी के लिए हाँ की. हमने सर्जरी की. Now the patient is doing good without any scars. So that's the beauty of robotic surgery.
दैट्स सो अगर वो नहीं होता तो हम कट ही लगा के करते. सेकेंडली, जैसे मैंने कैंसर ब्लैडर, यूनरी ब्लैडर में बताया, सो वन ऑफ माई नेबर्स फादर हैज़ अ कैंसर यूनरी ब्लैडर. आई ऑपरेटेड एट जेंटलमैन. Now he doesn't have any cut in his abdomen, and after 10 days of the surgery, when I'm coming to the hospital from my home, he is just taking a morning walk. And now every alternate day or week में 2-3 बार वो जब सुबह घूम रहे होते हैं मुझे दिखते हैं, and he say hello to me. It's always feel good yeah. that you are able to make a change in the patient's life, and that too without giving too much of invasive An things. issue or a problem to them. So that's just always create a good things in you. So ऐसे तो I can continue telling lots of example to you. But these are the two major example. One, a 5-year-old child. One, a 70-year-old guy who is very apprehensive getting a surgery done. But we did the surgery. He was discharged on 6th day, and he was roaming around in the same society in which I live after 10 days of the surgeries. So that give a mental satisfaction to a surgeon. And that would feel good as well as a doctor. Definitely. And the scenarios has changed a lot in last 12-13 years. The technology is changing rapidly. Whether it is it's a mobile things or broadbands or whatever things are happening, the things are changing very swiftly, and the medical field is also evolving with that. And if we don't evolve with that, we will lag behind. Sometimes few of the surgeons can say, why robotic? Because if you don't take the robotic or laparoscopy or AI or augmented reality or virtual reality in your spectrum of treatment, you are basically lagging behind. So, talking about evolution of healthcare and robotics, what exactly can people expect? अब मतलब आगे अभी जैसे आपने बोला बहुत रैपिड ग्रोथ है, इस पूरी फील्ड की बहुत रैपिड ग्रोथ है. हम अगले 10 साल में क्या होता एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे हाउ दिस होल प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड कि एक टेलीफोनिक वे के थ्रू सर्जरीज परफॉर्म हो. सो इज इट स्टिल पॉसिबल? Yeah, it is possible, and people are doing on an experimental mode, which is called telesurgery. There are examples where somebody sitting in United States had did the surgery on a patient who's in China. There are surgeries where the surgeon is sitting in the Europe and operating on a patient in India. There are episodes where somebody sitting in Gurgaon operating in Jaipur. So there are multiple examples of that, but that things are right now in an experimental mode. The guidelines for the telesurgery yet to be evolved by the authorities. But yes, it is possible, and that will actually, the first statement which you give in your podcast is we are 145th in the health axis. Yes. That will just address that thing. If I can operate somebody sitting here in Delhi, in a village near Bijnor at my native place, then it will make my skills accessible and possible there. Yeah. So yes, it is possible, and future will be going towards that. You will be having some hiccups, some guidelines changes need to be at changes, but those things are happening, and they are happening very rapidly. So it is possible. It is possible. Augmented reality. Yes, like augmented. We see a CT scan, and when we operate, Yes. so we are basically using our intelligence, what we have seen on the CT scan. Now, in augmented reality, the real time when I'm operating, that image can be superimposed on the kidney or prostate or whatever it is, and then I can see, okay, this is the area of concern, and I can be more precise about my surgeries. The AI can predict the outcomes. AI can predict the diagnosis. AI can give you a model on which you can say, okay, sometime after a cancer surgery, patient ask us a question, कि मैं कितने सालों तक जिंदा रहूँगा. Now, when we answer that question, we are using our intelligence, our experience. Now, if we have any AI algorithm, then we can tell them on a very validated fact, कि okay, this is your disease nature, this is your age, this is the stage of the disease, yes, and these are the possibilities of you living this much. Well, I just had this last question. What improvements are there जो एक patient देखता है? मतलब अगर वो ओपन सर्जरी की जगह रोबोटिक अपने आप के लिए चूज करते हैं, they decide to have robotic. So what improvements can be seen and how quick? आपने बोला ऑप्टिमाइज्ड, एक ऑप्टिमाइज तरीके से कि ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर.
what improvements and what holdbacks can a patient see in robotic surgery? सो इम्प्रूवमेंट बहुत सिंपल सा, जो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, आज से बहुत सालों पहले जब सर्जरी किया करते थे तो दो ही चीज़ों पे होती थी, क्वालिटी ऑफ द आउटकम एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट. आप क्वालिटी दे रहे हो कि मेरे पास आया, मैंने वो चीज़ को पूरा कर दिया और पेशेंट सेफली घर चला गया, चाहे कितना भी बड़ा कट लगा. दीज आर द इंटेंशंस. अब पेशेंट की भी डिमांड होती है कि मुझे क्वालिटी भी मिले, मैं सेफ भी रहूँ, जितना मिनिमली इन्वेजिव हो उतना मिनिमली इन्वेजिव हो, जितना प्रिसाइज हो उतना प्रिसाइज हो, और कॉस्मेटिकली भी अच्छा हो. ओके, मतलब ज़्यादा अपीयर ना करें. यस. सो ये पेशेंट की भी डिमांड है. इन डिमांड को पूरा करने के लिए रोबोट गिव अस, टेक्नोलॉजी गिव अस दैट फ्रीडम ऑफ यूजिंग ऑल दिस थिंग्स. तो जो पेशेंट का जो एज फैक्टर होता है, डज इट मैटर? हर पेशेंट को कौन, आप किसी 70 साल के आदमी से बात करो, उसको बोलो कि मैं तुम्हें 10 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाता हूँ और एक 2 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाता हूँ, क्या चुनेगा? 2 सेंटीमीटर. सिंपल. इट्स नॉट अबाउट द एज ऑफ द पेशेंट, इट इज़ ऑल्सो नॉट अबाउट द कॉस्मेसिस. इट इज़ अबाउट कि क्या आप एक छोटे से कट से वही चीज़ को, वही क्वालिटी, वही सेफ्टी अगर पेशेंट को दे सकते हो तो बड़ा कट लगाने की ज़रूरत ही क्यों है? ट्रू. राइट. जो होल्ड बैक आपने बोला, दैट इज़ मेनली कॉस्ट. जस्ट कॉस्ट. क्योंकि अगर आज मैं अपने पेशेंट 10 में से अगर मैं 100 पेशेंटों को रोबोटिक सर्जरी एडवाइस करता हूँ, मेरा अपना स्टडी है, उनमें से 10 पेशेंट मुझे रोबोटिक सर्जरी के लिए वापस नहीं आते हैं मेरे पास, और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न इज कॉस्ट. तो अगर वो कॉस्ट को भी हम ख़त्म कर दे तो हो सकता है वो जो 90 थे, वो 90% ऑफ माई पेशेंट वर कमिंग बैक टू मी फॉर अ रोबोटिक सर्जरी, वो परसेंटेज बढ़ के 98% हो जाएगी. सो द ओनली होल्ड बैक इज दोज 2% is mainly because of the cost. So, and cost भी eventually अपने टाइम के साथ जैसे जैसे ग्रो करेंगे the cost will drop. Definitely. इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग और डॉक्टर का कंट्रीब्यूशन, और दूसरा पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंट का कंट्रीब्यूशन. When I say doctor, for example, for 10 years we used one system of robot. After 10 years, because 10 years is the life of a robotic system. After 10 years we have an opportunity to buy another robot. We as a Gangaram hospital decided to buy a second type of a robot. Now many of the people around us ask us why you are taking a risk of buying something different when you already have a established result of 10 years. Yes. Then I said, and we said as a Gangaram, that as a big hospital we have a responsibility to test the other things also, so that we can create a competition, and then competition can in turn decrease the cost of the robot. And accessible to everyone. Yeah, following the same line, we now have a third system for testing. Okay. So we in Gangaram are among the very few in the world actually who are using 3 robotic system. Now we are increasing the competition, and then we are making that the cost should come down. तो ये हमारी responsibility है as a surgeon, as a bigger hospital. कि हम सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ना देखें, हम ये भी देखें कि हम कंपटीशन बढ़ा के कीमतों को कम कर रहे हैं. Yes. पेशेंट की तरफ से क्या है कि पेशेंट ये सोचे कि सिर्फ वो 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो रोबोट के दे रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि रोबोट से सर्जरी हो रही है, वो इसलिए भी दे रहा है क्योंकि वो जल्दी काम पे वापस जा सकता है, वो जल्दी फिजिकली एक्टिव हो सकता है, वो जल्दी पैसे कमाने के लिए अपने काम कर सकता है. तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है रोबोट की कॉस्ट को कम करने के लिए. एंड इन लास्ट आई कैन से रोबोट इज़ द फ्यूचर. या तो हम उसको एक्सेप्ट करें बाय आवर चॉइस, नहीं तो कुछ दिनों बाद हमारे पास चॉइस ही सिर्फ रोबोट. इवेंचुअली वही होगा फिर, रोबोट से ही हमारी सारी सर्जरीज परफॉर्म. राइट. ऑल द कार्स राइट नाउ इन द मार्केट आर ऑटोमेटिक. या ट्रू, पहले मैनुअल थी. यस. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, एंड इतने ब्रिलियंट आपने हमें इंसाइट्स दिए एंड इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी है रोबोटिक सर्जरी के ऊपर, विच इज़ जस्ट ग्रेट. एंड आशा करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि आपको भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और आपको भी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए रोबोटिक सर्जरी के ऊपर, और मिलते हैं अगले एपिसोड पे.